नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है हिंदी साहित्य के आदिकाल पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके बाद मैं आपको 5 प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर आपको देना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करके ज़रूर जाया करिए, और यदि आपको कुछ समस्याएं दिखती हैं या कुछ गलतियां दिखती हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या गलतियां हैं, जिससे हम आने वाली वीडियो में उनका सुधार कर सकें या उनका निवारण कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अज्ञेय का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल किसने कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञेय ने या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो इसका उत्तर भी होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला है, बौद्ध और जैन धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? मागधी, पाली, अवधी या हिंदी? तो इसका उत्तर होगा पाली। अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय शुक्ल ने कब से कब तक माना है? 1050 से 1375 ईस्वी, 1050 से 1375 संवत, 1050 से 1350 ईस्वी या 1000 से 1350 संवत? तो इसका उत्तर होगा 1050 से 1375 संवत। संवत और ईस्वी में आप फर्क याद रखिएगा, जो ईस्वी है वह संवत से 57 वर्ष पीछे होती है। अगला है दोस्तों, अपभ्रंश नाम का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? हमीर के ग्रंथ में, भरत मुनि की रचनाओं में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। इसके बाद है, निम्न में से कौन सिद्ध हैं? कढ़ापा, कलहण, जलहण या दादू? तो इसका उत्तर होगा कढ़ापा। दोस्तों, जिसमें पा लगता है पीछे, जैसे सरहपा, लुईपा, डोंबिपा, कढ़ापा, तो जो पा या पाद होते हैं यह सिद्धों में लगाया जाता है, सिद्धों के नाम के पीछे। अगला, सिद्धों की रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश में, पूर्वी खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश में। अगला है, का तरुवर पंच बिडाल किसकी पंक्ति है? कढ़ापा, सरहपा, लुईपा या हेमचंद्र? तो इसका उत्तर होगा लुईपा। अगला है, गंगा जमुना माझे बहाई रे भाई किसकी पंक्ति है? कढ़ापा, डोंबिपा, लुईपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा डोंबिपा। अगला है, देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जप हों अभट्ठा, यह किसकी पंक्ति है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, लुईपा या सरहपा? तो इसका उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति ने जो अपनी पुस्तकें लिखी थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, वह अभट्ट भाषा में लिखी थी, जिसका पता भी इसी लाइन से चलता, इसी पंक्ति से चलता कि अभट्ट कोई भाषा थी। इसके बाद है, मेरा जोबना नवेलरा भाइयों है गुलाल किसकी पंक्ति है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या जगनी? तो यह अमीर खुसरो की पंक्ति है, मेरा जोबना नवेलरा भाइयों है गुलाल। अगला है, वीर गाथा काल की रचनाओं में वीर रस के साथ ही है, मतलब वीर गाथा काल की जो रचनाएं थी उनमें वीर रस के साथ और कौन सा रस पाया जाता है? तो इसमें शांत रस, हास्य रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस। तो इसका उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला है, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ किसका कथन है? चंद्रबरदाई का, विद्यापति का, अमीर खुसरो का या जगनिक का? तो यह अमीर खुसरो की पंक्ति है, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा नदारम ऐजा न लेहू काहे लगाए छतियाँ। इसके ऊपर एक बाद में गाना भी बना था किसी मूवी में। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगला, श्री पर्वत पर किस संप्रदाय का केंद्र था? सिद्ध, हीनयान, नाथ या जैन? तो इसका उत्तर है सिद्ध। सिद्धों में सबसे पुराने हैं लुईपा, कढ़ापा, सरहपा या स्वयंभू? तो इसका उत्तर होगा सरहपा। अगला है, गाहा या गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? तो इसमें है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या शौरसेनी? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत। अगला है, सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का कौन सा भाग था? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या दक्षिणी? तो इसका उत्तर होगा पूर्वी। देखिए, सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है वो पूर्वी भाग था और जो नाथों का लीला क्षेत्र है वह पश्चिमी भाग था, मतलब कि राजस्थान और गुजरात के आसपास का क्षेत्र जो है। अगला, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 81, 84, 92 या 83? तो इसका उत्तर है 84। अगला, चर्यापद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सरहपा, शबरपा, लुईपा या कढ़ापा? तो इसका उत्तर होगा शबरपा। अगला है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? मतलब कि जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह पुस्तक थी उसके अनुसार नाथों का जो 9 नाथ बताए गए हैं उनमें कौन कौन से हैं, जो उनका क्रम है? तो जड़ भरत, हरिश्चंद्र, चरपटनाथ, नागार्जुन, नागार्जुन, हरिश्चंद्र, जड़ भरत, मलयार्जुन, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ या सत्यनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत या भीमनाथ?
तो इसका उत्तर है नागार्जुन सबसे पहले थे, फिर जड़भरत हुए, फिर हरिश्चंद्र हुए, फिर सत्यनाथ हुए, और फिर इसके बाद मतलब 5 और थे। तो इसका एक यदि आपको ट्रिक याद करना हो तो कर लीजिए। ना जा हरिश्चंद्र के पास सत्य बोलने, भाई भीम और गोरक्ष तुझे चरपट कर जल में मल देंगे। तो इसमें जो ना जा है तो नागार्जुन, जा से हो गया जड़भरत, हरिश्चंद्र से हो गया हरिश्चंद्र, सत्य बोलने मतलब सत्य से हो गया सत्यनाथ, भीम और गोरक्ष, भाई भीम और गोरक्ष, तो भीम हो गया भीमनाथ और गोरक्ष हो गया गोरखनाथ। उसके बाद चरपट मतलब होता है चरपटीनाथ है, या चरपटनाथ जिनको बोलते हैं वो भी हैं। और उसके बाद हैं जल और मल, मल से हो गया मलयार्जुन और जल से हो गया जलयनाथ। तो 9 हो गए नाथ जो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार हैं। अगला है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? कढ़ापा, सरहापा, लुइपा या स्वयंभू? तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि भी माने जाते हैं और इन्हें रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। अगला है दोहा या दूहा कहने से किस भाषा का बोध होता है? अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था गाहा या गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है। अब यहाँ प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और शौरसेनी, यहाँ कौन सा दिया? दोहा या दूहा। तो इसमें होगा अपभ्रंश, मतलब गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है और दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्यदंत, सरहापा, लुइपा या स्वयंभू? तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है? कढ़ापा, सरहापा, पुष्यदंत और स्वयंभू? तो इसका उत्तर भी स्वयंभू होगा। मतलब अपभ्रंश भाषा का व्यास और वाल्मीकि दोनों स्वयंभू को कहा जाता है। अगला है जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? कढ़ापा, सरहापा, लुइपा या स्वयंभू? तो इसका उत्तर स्वयंभू होगा। ये तीनों सिद्ध थे और जो स्वयंभू हैं वह जैन थे। अगला है इनमें से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? पौमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु, रायकुमारचर्यु या स्वयंभू छंदस? तो इसका उत्तर होगा रायकुमारचर्यु। अगला है पौमचर्यु को स्वयंभू के पुत्र ने पूरा किया, पुत्र का नाम क्या था? जसहर, त्रिभुवन, कलहण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा त्रिभुवन। अगला है यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, अज्ञेय का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है इनमें से कौन सा ग्रंथ पुष्यदंत का नहीं है? महापुराण, जसहारचर्यु, रायकुमार या पौमचर्यु? यहाँ कौन है? इनमें से कौन सा ग्रंथ पुष्यदंत का नहीं है? तो महापुराण पुष्यदंत का ग्रंथ है जिसे 63 महापुराण भी कहा जाता है। जसहारचर्यु पुष्यदंत का ग्रंथ है और रायकुमारचर्यु भी पुष्यदंत का ग्रंथ है। जो पौमचर्यु है वह स्वयंभू का है। आपने यहाँ पढ़ा भी है अभी ऊपर एक स्वयंभू के बारे में जो पूछा गया था ये, तो इसमें कौन सा था? पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। अगला है महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन वर्णित है? तो 64 है, 63 है, 68 है और 69 है। तो 63 महापुराण जैसे मैंने आपको बताया, इसका उत्तर 63 होगा। अगला हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को, सरहापा को, पुष्यदंत को या स्वयंभू को? तो इसमें पूछा हिंदी का भवभूति, तो हिंदी का भवभूति पुष्यदंत है। अगला पुष्यदंत को भाखा की जड़ किस साहित्य इतिहासकार ने कहा या किस आलोचक ने कहा? दोनों भी हो सकते हैं इसमें। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर। अगला है पद्दड़ीय छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? मात्रिक या वार्णिक? तो इसका उत्तर होगा मात्रिक। 16 मात्राओं का पद्दड़ीय छंद होता है। अगला भविष्यत कहा की रचना किस कवि ने की है? पुष्यदंत ने, स्वयंभू ने, धनपाल ने या इनमें से कोई नहीं? तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अगला है उपदेश रसायन रास की रचना किसने की है? धनपाल ने, जिनदत्त सूरी ने, हेमचंद्र ने या स्वयंभू ने? उपदेश रसायन रास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और यह जिनदत्त सूरी की रचना है। अगला है रास काव्य परंपरा में हिंदी में पहला रासो काव्य कौन सा है? रास काव्य परंपरा में, ये लाइन आप याद रखिएगा, हिंदी में पहला रासो काव्य। तो इसका उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है? उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, खुमान रासो या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा उपदेश रसायन रास। अगला है पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? धर्मेतर मतलब धर्म से इतर, जिसमें धर्म की बातें ना हो। उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, खुमान रासो या संदेश शासक? तो इसका उत्तर होगा संदेश शासक। अगला है जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन से हैं? धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र या मुनीराम सिंह? मतलब जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा मुनीराम सिंह। अगला है अत्यधिक विरोधी और व्यवघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल आदिकाल को किसने कहा है? तो उसका उत्तर क्या था? रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ अत्यधिक विरोधी और व्यवघातों का युग किसने कहा? उसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगला है 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल। अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने कहा है? तो इसमें प्रबोध चंद्र बागची है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और हरदेव बाहिरी हैं। तो इसका उत्तर होगा हरदेव बाहिरी। अगला है दोहा छंद का आरंभ किस कवि से माना जाता है? जोइंदू, सरहपा, लुइपा या स्वयंभू? तो इसका उत्तर होगा जोइंदू। जोइंदू ने परमात्म प्रकाश वगैरह लिखी थी, लगभग ये 6वीं शताब्दी में थे ये, और ये पहले कवि भी माने जाते कहीं कहीं। और इसमें अगला है अपभ्रंश में चौपाई छंद में कितनी मात्राएं हैं? 14, 15, 16 या 18? तो इसका उत्तर होगा 15। अगला है किस साहित्य इतिहासकार ने पुष्यदंत को अपभ्रंश का भभूति कहा है? प्रबोध चंद्र बागची, डॉक्टर भयाड़ी, हरदेव बाहिरी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भयाड़ी। अगला है प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? विद्यापति को, स्वयंभू को, पुष्यदंत को या हेमचंद्र को? तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। अगला है देशी नाम माला कोश किसका ग्रंथ है? विद्यापति का, अमीर खुसरो का, पुष्यदंत का और हेमचंद्र का? इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। कुमारपाल प्रतिबोध किसका ग्रंथ है? विद्यापति, अमीर खुसरो, सोमप्रभ सूरी या हेमचंद्र? तो इसका उत्तर होगा सोमप्रभ सूरी। अगला है राहुल सांकृत्यायन ने हम्मीर रासों का रचयिता किसे माना है? शांगधर या शारंगधर भी बोलते हैं, जज्जल, कलहण और हम्मीर? तो इसका उत्तर होगा जज्जल। देखिए यहाँ पूछा राहुल सांकृत्यायन ने, तो राहुल सांकृत्यायन ने हम्मीर रासों का रचयिता जज्जल को माना है और रामचंद्र शुक्ल ने शारंगधर को माना है। अगला है प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? तो प्रबंध चिंतामणि के ऑब्जेक्टिव में कौन कौन है? मेरुतंग है, खुसरो है, पुष्यदंत है और हेमचंद्र है। तो इसका उत्तर होगा मेरुतंग। गोरखबानी के संपादक कौन है? प्रबोध चंद्र बागची, हरदेव बाहिरी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या डॉक्टर भयाड़ी? तो इसका उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 16 रचनाओं को एक प्रामाणिक मानकर उन्हें एक संकलन जो गोरखबानी नाम से उन्होंने प्रकाशित किया। नरवैबोध किसकी रचना है? खुसरो की, गोरखनाथ की, विद्यापति की या हेमचंद्र की? तो इसका उत्तर होगा गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रासो ग्रंथ कौन सा है? उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडवचरित रास या संदेश रासक? तो इसका उत्तर होगा पंच पांडवचरित रास। अगला है शावकाचार्य की रचना किसने की? इसका उत्तर ये होगा शावकाचार्य की रचना किसने की? पुष्यदंत ने, हेमचंद्र ने, देवसेन ने या स्वयंभू ने? तो शावकाचार्य देवसेन की महत्वपूर्ण कृति है। अगला जीवदया रास किसकी रचना है? आसागु कवि की, हेमचंद्र की, अब्दुल रहमान की या स्वयंभू की? तो यह आसागु कवि की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, यह रचना है। अगला विजय सेन सूरी का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें है ऑब्जेक्टिव में रेवंत गिरी रास, आबू रास, नेमिनाथ चौपाई और इनमें से कोई नहीं? तो इसका है रेवंत गिरी रास। अगला खुमान रासों का रचनाकाल कौन सा समय है? रचनाकाल क्या है? 8वीं शती, 9वीं शती, 10वीं शती और 11वीं शती? तो इसका उत्तर होगा 9वीं शती। अगला है पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग या समय हैं? 68, 69, 64 या 66? तो इसका उत्तर होगा 69। अगला पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंद हैं? 69, 67, 68 और 66? तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा 68। 69 समय है और 68 प्रकार के छंद हैं। अगला है पृथ्वीराज रासों के उत्तरार्ध को किस कवि ने पूरा किया? जज्जल, चंद-बरदाई, खुसरो या जलहण? तो इसका उत्तर होगा जलहण। जलहण जो है पृथ्वीराज रासों के पुत्र का नाम था और उसने पृथ्वीराज रासों के उत्तरार्ध मतलब बाद के समय को पूरा किया। अगला है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जज्जल, भट्ट केदार, मधुकर या जलहण? तो इसका उत्तर होगा भट्ट केदार। और अगला है जयमयंक जसचंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा मधुकर। देखिए ये दोनों रचनाएं जयचंद के बारे में लिखी गई हैं, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो अब याद रखिए कि जो जयचंद प्रकाश है वह भट्ट केदार की रचना है और जो जयमयंक जसचंद्रिका है वह मधुकर कवि की रचना है। अगला है परमाल रासो किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध, वीरगीत, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा वीरगीत। अगला है रणमल्ल छंद के रचयिता हैं श्रीधर, श्रीपति, मधुकर या जलहण? तो इसका उत्तर होगा श्रीधर। अगला है इनमें से कौन सी रचना प्राप्य है? मतलब कौन सी रचना प्राप्त की गई है जो अभी लिखी हुई हमारे पास है? तो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, हमीर रासो और इनमें से 2। तो इसमें सिर्फ कीर्तिलता ऐसी है जो अभी हमें मिल चुकी है, नेपाल से मिली थी। और जो कीर्ति पताका है और हमीर रासो वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। शुक्ल जी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? रसायन, रासक, रासव या राजसूय? तो इसका उत्तर है रसायन। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? रसायन, रासक, रासव या राजसूय? तो इसका उत्तर होगा रासक। हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद-बरदाई को ही कहा जा सकता है, यह कथन किसका है?
शुक्ल जी का, मिश्र बंधु का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नागेंद्र का? तो ये मिश्र बंधु का कथन है, कंफ्यूज मत होइएगा, यह कथन मिश्र बंधु का है। शुक्ल जी का कथन थोड़ा सा इससे हटके है कुछ। अगला है, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे अर्थों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह किसका कथन है? बच्चन सिंह का, गणपति चंद्र गुप्त का, रामकुमार वर्मा का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो इसका उत्तर है बच्चन सिंह। अगला है, इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है? एक बार और पढ़ लीजिए, इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है? अब इसका उत्तर आप दीजिए पहले। मुनिजिन विजय, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु, बाकी इन तीनों ने अप्रामाणिक माना है। अगला यही क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक नहीं माना है? याद रखिएगा, अप्रामाणिक नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर, मुंशी प्रसाद द्विवेदी और कर्नल टाड। तो इनमें से एक ऐसे हैं जिन्होंने अप्रामाणिक नहीं माना है, बाकी सब ने अप्रामाणिक माना है। तो इसमें जो कर्नल टाड हैं उन्होंने प्रामाणिक माना था। कर्नल टाड ने राजस्थान जो साहित्य है या रासो साहित्य उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है और वे इसके बहुत बड़े एक पक्षधर रहे हैं, तो वो तो प्रामाणिक ही मानेंगे। बाकी इन तीनों ने अप्रामाणिक माना है। अगला, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बूलर ने, मुंशी प्रसाद द्विवेदी ने या श्यामल दास ने? तो इसका उत्तर है डॉक्टर बूलर ने। अगला है, ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार कौन है? दूलह, कल्लोल, जलहण या जज्जल? तो इसका उत्तर होगा कल्लोल। अगला है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि किसे माना है? विद्यापति, अमीर खुसरो, हेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। अगला है, तूती ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, हेमचंद्र को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि भी दी गई और इन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि भी कहा। अगला, विद्यापति के जन्म समय 1250 से 1390 ईस्वी, 1290 से 1370 ईस्वी, 1360 से 1450 ईस्वी और 1450 से 1540 ईस्वी। चारों ईस्वी में है, सबसे पहली बात। और दूसरा, अब मिलाइए। देखिए, अगर आपको कभी भी जन्म में या किसी के जैसे रीतिकाल का समय पूछ ले या आदिकाल का समय पूछ ले, कुछ भी समय पूछे, तो आप सबसे पहले ये देखिएगा कि वह संवत में दिया हुआ है, जो सन दिया हुआ है, या कि ईस्वी में दिया हुआ है। मतलब जो काल दिया हुआ है वो किस उसमें दिया हुआ है, संवत में या ईस्वी में। फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका उत्तर होगा 1360 से 1450। अगला, पदावली किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली, अवहट्ट, अपभ्रंश और प्राकृत? इसका उत्तर होगा मैथिली। कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली, अवहट्ट, अपभ्रंश या प्राकृत? इसका उत्तर होगा अवहट्ट। जो विद्यापति थे उन्होंने कई सारी रचनाएं की हैं, तो जो पदावली है उनकी इकलौती वो है जो मैथिली में लिखी गई है। कीर्तिलता और कीर्तिपदा अवहट्ट में लिखी गई थी, इसी के लिए उन्होंने बोला था देसील वैना सब जन मिट्ठा ते तैसन जब हूँ अवहट्टा। और बाकी एक जो शायद 9 से 10 जो रचनाएं थी उनकी संस्कृत में लिखी गई थी। अगला, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुंशी देवी प्रसाद का या श्यामल दास का? तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला, विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या भारतेंदु ने? पढ़ लीजिए, विद्यापति को जाति कवि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आ भी सकता है, बच्चन सिंह। अगला, विद्यापति की रचना पदावली को नागिन की लहर किसने कहा है? निराला ने, बच्चन सिंह ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या भारतेंदु ने? इसका उत्तर होगा निराला। अगला, राउलवेल किस शती की रचना मानी जाती है? 9वीं शती, 10वीं शती, 11वीं शती या कि 12वीं शती? तो इसका उत्तर होगा 10वीं शती। अगला है, वर्ण रत्नाकर किस कवि की रचना है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, दामोदर शर्मा की, रोड कवि की या उद्यतन शूरी की? तो इसका उत्तर होगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस कवि की रचना है? तो इसमें है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा, रोड कवि और उद्यतन सूरी। तो इसका उत्तर होगा दामोदर शर्मा। अगला है, पंडिय साल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जानई, यह कथन किसका है? शबरपा, सरहपा, कढ़पा और लुइपा? तो यह कथन सरहपा का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और इसको आप याद भी कर लीजिए, आपको बहुत जगह ज़रूरी भी हो सकता है। यदि आप हिंदी साहित्य के आगे चलकर विद्यार्थी रहेंगे तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब सरहपा को पढ़ेंगे तो इस कथन को बार बार पढ़ेंगे आप, इस पंक्ति को, पंडित साल सत्य बखाणई देहई बुद्ध बसंत न जानई। और अगला है, जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश ताहि चित्त विषाम करौ सरहे कहियो उवेश।
तो सरहे मतलब हो गया सरहपा। अगर ये पूरा पूछा जाएगा तो आपको सरहपा पता ही चल जाएगा, लेकिन अगर एक पंक्ति पूछी जाती है, जही मन पवन न संचरई रवि शशि ना ही पवेश, तो इसका उत्तर होगा सरहपा। अगला हुआ भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु। यह पंक्ति कथन लिखा है, लेकिन इसमें होगा यह पंक्ति किसकी है, हेमचंद्र की, सरहपा की, देवसेन की या लुइपा की। तो इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जे जम तु वयम सियहु गई घर भग्गा घरियंतु, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है, लेकिन यह हेमचंद्र की पंक्ति है। एक औरत, एक स्त्री जो है वह अपने पति के मारे जाने पर अपनी सहेली से बोलती है, सखी से बोलती है कि अच्छा वो जो मेरा पति मारा गया, यदि वो घर भाग के आता तो मैं लज्जा के मारे मैं मर जाती। तो ऐसी ही पंक्ति है और ये हेमचंद्र के बारे में। हेमचंद्र एक जैन कवि थे, फिर भी उन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी थी, जबकि जो जैन कवि थे वो उतना युद्ध के समर्थन में नहीं थे, और जो जैन जो संप्रदाय है वह भी युद्ध के समर्थन में नहीं रहता है, फिर भी हेमचंद्र ने अपने राजा के लिए ऐसा लिखा था। अगला कथन है हिंदू बोले दूर ही निकार छोटा उतुर का भपकी मार। यह कथन किसका है, यह पंक्ति किसकी है, हेमचंद्र, विद्यापति, देवसेन और लुइपा। तो यह विद्यापति की कृति है, यह विद्यापति की पंक्ति है। अगला है आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, बसंत, शरद, ग्रीष्म या वर्षा। तो इसका उत्तर होगा बसंत। अगला है किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, जैन मुनि, बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि या रासक परंपरा के कवि। तो इनमें से किसे जो किनकी भाषा को संधा भाषा कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बौद्ध सिद्ध। जो सिद्धों की भाषा थी और नाथों की भाषा थी उन्हें जो है संधा भाषा कहा जाता है। अगला मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या उक्ति व्यक्तिपुराण। तो इसका उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। अगला कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है, यह किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। इन चारों में से किसका है कथन, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। और अगला खुसरो की रचना खालिक बारी की विषय वस्तु है, पहेलियों का संकलन, मुकरियों का संकलन, फारसी हिंदी शब्दकोश या मनोरंजन परक रचना। तो इसका होगा फारसी हिंदी शब्दकोश। ये कोश वो वाला शाह होगा, इसमें ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। अगला 5 प्रश्न है जिनका उत्तर आपको देना है। तो पहला है नाथ पंथ के अलावा शब्द शब्द का प्रचलन किस मत में हुआ, इसमें सिद्ध, संत, निर्गुण, जैन। दूसरा है बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है, चंदायन, संदेश राशक और मृगावती या पद्मावत। तीसरा है डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने बांग्ला का प्रथम कवि किसे माना है, जो इंदु, सरहपा, शबरपा, गोरखनाथ। और अगला है गुरु कीजिए महिला निगुरा न रहिला गुरु बिन ज्ञानम। ये ज्ञानम है, ये माँ एक साथ आ नहीं रहा था इसलिए टाइपिंग के कारण मैंने अलग लिखा है, न पाइला रे भैला। यह कथन किसका है, सरहपा, हेमचंद्र, शबरपा, गोरखनाथ। अगला है पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने और इनमें से कोई नहीं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। मैं एक बार और दिखा देता हूँ। पहले 2 प्रश्न ये हैं, नाथ पंथ के अलावा शब्द का प्रचलन किस मत में हुआ, बालनाथ का टीला किस ग्रंथ में वर्णित है, और तीसरा डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने बांग्ला का प्रथम कवि किसे माना है, गुरु की जय महिला निगुरा न रहिला गुरु बिन ज्ञानम न पाइला रे भैला किसका कथन है, किसकी पंक्ति है, और 5वां पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं।